Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss an important topic, that is summary procedure under CPC. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. The relevant law that deals with this topic is ऑर्डर 37 ऑफ CPC 1908। अब ये ऑर्डर 37 में जो समरी प्रोसीजर को डिस्कस किया गया है, ये नॉर्मल प्रोसीजर से किस तरह डिफरेंट है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ऑर्डिनरी सूट का तरीकाकार क्या है, हम ऑलरेडी स्टेजेस ऑफ सिविल सूट की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले कोर्ट के अंदर प्लेंट फाइल की जाती है बाय द प्लेंटिफ। कोई भी शख्स अपना दावा कोर्ट में लेकर आएगा, सो जो पहली जिम्मेदारी उसके ऊपर है वो है समन की, कि उसने दूसरी पार्टी को नोटिस भेजना है। दूसरी पार्टी कोर्ट के अंदर अपीयर होगी, वो अपनी रिटन स्टेटमेंट सबमिट करेगी। इन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट की रोशनी में कोर्ट्स इश्यूज फ्रेम करेंगे। इश्यूज फ्रेम होने के बाद एविडेंसेस रिकॉर्ड की जाएंगी फ्रॉम बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट साइड। उसके बाद केस को फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए फिक्स किया जाएगा और इन फाइनल आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंसेस की लाइट में कोर्ट अपनी जजमेंट या डिक्री पास करेगी। ये तो था नॉर्मल सूट का तरीकाकार कि नॉर्मल सूट किस तरह से कोर्ट में प्रोसीड करता है। अब ये नॉर्मल सूट से समरी सूट किस तरह डिफरेंट है और समरी सूट किन केसेस में फाइल किए जाते हैं, ये हम देखेंगे। समरी प्रोसीजर अंडर ऑर्डर 37 हमेशा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के केसेस में फाइल किया जाता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें हमारे पास प्रॉमिसरी नोट्स हैं, चेक्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडीज वगैरह हैं। अगर तो अब इस ऑर्डर की रोशनी में हमने सूट किन केसेस में फाइल करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे ने आपसे लोन की कोई अमाउंट ली थी और उस लोन अमाउंट को वापस करने के लिए उस बंदे ने आपको कोई चेक इशू किया था। अब ऑर्डर 37 के मोस्टली केसेस जो हैं वो इशुएंस ऑफ चेक से रिलेटेड होते हैं और प्रॉबेबली सम ऑफ द केसेस में प्रॉमिसरी नोट से रिलेटेड भी होते हैं। अब लोन उसने आपसे ले लिया, उसके बदले आपको चेक्स इशू कर दिए कि आप बैंक में जाके इसको कैश करवा सकते हैं। जब आपने इस चेक को बैंक में प्रेजेंट किया तो वो चेक क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया ड्यू टू द इनसफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ दैट पर्सन। अब चेक डिसऑनर हो गया तो यहाँ पर इस डिसऑनर होने के बाद आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, दो रेमेडीज आपको प्रोवाइड की गई हैं। वन इज़ द सिविल रेमेडी, दैट इज़ फॉर द रिकवरी ऑफ योर लोन अमाउंट, एंड सेकंड इज़ द पीनल रेमेडी, क्रिमिनल रेमेडी जो प्रोवाइड की गई है कि आप उस बंदे को सज़ा भी दिलवा सकते हो कि उसने आपके साथ धोखा फ्रॉड किया है। सेक्शन 489 FPPC इसको डील करता है। होता क्या है कि चेक डिसऑनर हो गया तो आपको कहा जाता है कि भाई 479F का पर्चा करा दो इस बंदे के ऊपर। अब सेक्शन 489F क्या कहता है कि आपने इन 4 इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करना है। अगर ये 4 इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं तब आप दूसरे बंदे के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हो। अब वो 4 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? नंबर 1, सबसे पहले कि आपको चेक इशू होना चाहिए उस बंदे की तरफ से। ये चेक जो है वो आपको इशू किया हो रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए या किसी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, और जब आपने इस चेक को बैंक में प्रेजेंट किया तो ये चेक डिसऑनर होना चाहिए। अगर तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं तो देन एंड देयर 489F की FIR आप करवा सकते हो। सेक्शन 489F में कहा गया है कि उस बंदे को जिसने आपके साथ धोखा फ्रॉड किया है, आपको चेक इशू किया है, इनसफिशिएंट बैलेंस था उसके अकाउंट में,
उसको 3 साल के लिए सज़ा दी जाएगी। लेकिन होता क्या है कि एफआईआर होने के बाद मोस्टली सेक्शन 489F के केसेस में बेल हो जाती है, क्योंकि ये एक बेलेबल ऑफेंस है और अगर बेल ना भी हो तो 3 साल की पनिशमेंट है, 3 साल बाद बंदा जेल से वापस आ सकता है। लेकिन जो आपकी लोन की अमाउंट थी वो तो वहीं की वहीं रह गई, वो तो रिकवर नहीं हुई। अब होता ये है कि मोस्टली केसेस में आप एफआईआर करा देते हो तो बंदा डर के मारे कुछ अमाउंट आपको वापस कर देता है, लेकिन पूरी की पूरी अमाउंट को रिकवर करने के लिए आपने सूट फाइल करना है अंडर ऑर्डर 37 CPC, जिसका रूल 1 ये कहता है कि आप समरी सूट चेक से रिलेटेड हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। ये 2 मेन फोरम हैं इस सूट को फाइल करने के लिए। लेकिन इसके साथ रूल 1 ये भी कहता है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस पर्पस के लिए किसी सिविल कोर्ट को एम्पावर किया है तो सिविल कोर्ट में भी आप ये समरी प्रोसीजर फाइल कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि मोस्टली ये सूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके सबसे पहले आपने अपना दावा लेकर जाना है, आपने अपनी प्लेंट लेकर जानी है। प्लेंट आपने कोर्ट में सबमिट कर दी, उसके बाद अब नोटिस भेजना है सेकंड पार्टी को जिसने आपसे लोन की अमाउंट ली थी, और ये समन ऑर्डिनरी सूट की तरह नहीं भेजे जाएंगे बल्कि एक फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है इस ऑर्डर 37 के सूट्स के लिए, तो उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने सेकंड पार्टी को नोटिस भेजना है। अब ऐसा नहीं है कि समन मौसूल होने के बाद वो पार्टी कोर्ट के अंदर अपीयर होगी और अपनी रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट कर देगी, ऐसा नहीं है। नॉर्मल सूट्स में एज अ मैटर ऑफ राइट वो रिटन स्टेटमेंट सबमिट करता है डिफेंडेंट, लेकिन इन केसेस में एज अ मैटर ऑफ राइट वो रिटन स्टेटमेंट सबमिट नहीं करेगा, बल्कि नोटिस सर्व होने के 10 दिन के अंदर अंदर उसके पास टाइम पीरियड है एज पर आर्टिकल 159 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 कि आपने 10 दिन के अंदर अंदर कोर्ट से लीव टू अपीयर एंड डिफेंड लेनी है। यानी कि कोर्ट से आपने इजाज़त तलब करनी है कि मैं अब मुझे मौका दिया जाए कि मैं अपने डिफेंस में कुछ कह सकूं। ऐसा नहीं है कि वो अपने डिफेंस में डायरेक्ट रिटन स्टेटमेंट देगा, बल्कि वो कोर्ट के अंदर लीव टू डिफेंड की एक एप्लीकेशन फाइल करेगा। उस एप्लीकेशन को देखते हुए अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इसको मौका देना चाहिए, इसके पास कुछ न्यू पॉइंट्स हैं, कुछ न्यू फैक्ट्स हैं, तो फिर कोर्ट उसको अलाउ कर देगी। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ प्लेंट को देखते हुए कोर्ट को ये लगता है कि देयर आर सफिशिएंट फैक्ट्स अवेलेबल इन द प्लेंट, तो देन एंड देयर कोर्ट उसकी लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगी। सो जब आप कोर्ट के अंदर लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसके बाद इस लीव टू डिफेंड का रिप्लाई दिया जाएगा प्लेंटिफ की जानिब से। वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करेगी कि भाई इसको मौका नहीं देना चाहिए, इसने मेरे पैसे देने थे, इसने मुझे जाली चेक इशू किया था, इसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, इसको पहले से ये बात पता थी, फिर भी इसने मुझे धोखा दिया है। अब अगर कोर्ट को लगता है कि इस एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के बाद बाकायदा आर्ग्यूमेंट्स होंगे, दोनों पार्टीज अपने अपने पॉइंट्स कोर्ट के सामने रखेंगी, तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को या अलाउ करेगी या डिसमिस करेगी। अगर तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस करती है तो देन एंड देयर डिक्री जो है वो कोर्ट की तरफ से इशू कर दी जाएगी और उसकी एग्जीक्यूशन आप लगा लेंगे। ये हो गया समरी सूट, इसीलिए हम इसको कहते हैं समरी प्रोसीजर। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ न्यू फैक्ट्स हैं, इसको मौका देना चाहिए, चेक इसने इशू नहीं किया था, कोई भी और रीजंस हो सकती हैं, तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को अलाउ करेगी। अलाउ करने के बाद ये जो लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी रिटन स्टेटमेंट के अंदर, और उसके बाद फिर ऑर्डिनरी सूट वाला प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। दैट मीन्स के कोर्ट इश्यूज फ्रेम करेगी, दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस लेकर आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और उसके बाद कोर्ट की तरफ से जजमेंट या डिक्री जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी, चाहे वो प्लेंटिफ के फेवर में हो या डिफेंडेंट के फेवर में हो। उसके बाद फिर आप एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं। सो इस
वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि ऑर्डर 37 का सूट क्या है। अगर कोई बंदा आपसे लोन लेता है और आपकी लोन की अमाउंट को वापस नहीं करता तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं उस बंदे के खिलाफ। एक सिविल रेमेडी है, एक क्रिमिनल रेमेडी है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching this video. Till then, Allah Hafiz.